बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबिक आज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ सजाद बरकी साहब मौजूद हैं अमेरिका से। इनसे जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स अमेरिका यूरोप से मुतल्लिक बड़ी अहम किस्म की गुफ्तगू करनी है। एक 8 मुल्की जो बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ इस वक्त अमेरिका में करने की कोशिश कर रही है। उसमें बहुत सारे अहम मामलात हैं और ये अपनी नौयत की एक मुनफरिद कॉन्फ्रेंस होगी। जो इंटरनेशनल सफारती काविश अमेरिका में वो भी जोर पकड़ती जा रही है। उसमें 2-3 बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के भी जो विल्सन से बड़ी अहम मुलाकात हुई, वो भी आपने पिछले व्लॉग में देखा। उमर यूब साहब का जो आईएमएफ को खत अभी लिखा गया, उसमें बाकायदा डोजियर इलेक्शन से मुतल्लिक तमाम मामला जो कि अमेरिका की HC 901 रेजोल्यूशन के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें 368 अरकान की हमायत है। इसके साथ वो पतन की रिपोर्ट भी जुड़ी हुई है, जिसका इमरान खान ने रेफरेंस दिया बाकायदा। उसका इमरान खान ने बताया कि वो मामलात क्यों हैं, और वो आईएमएफ ने बाकायदा तौर पर पढ़ ली है। आर्मी चीफ ने, आपको पता है, खत नहीं पढ़ा था, लेकिन आईएमएफ ने ये खत डोजियर पूरा तफसील से पढ़ लिया है। इसके साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप की रूस के साथ बड़ी अहम मुलाकात हुई, और इस मुलाकात में भी जो मिडल ईस्ट के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं। उसके अलावा जो यूक्रेन का मामला, जिसके साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ, याद रखें इमरान खान का रूस का दौरा इसमें, और ख़ास तौर पर जो यूरोप के ज़रिए पाकिस्तान के हथियार जाया करते थे वो बंद हो गए हैं। तो इस सूरत हाल में ये एक बड़ा अहम मामला होगा। इसके साथ साथ तुलसी गलबर्ट जो होमलैंड सिक्योरिटी की अभी इंचार्ज बनी है, और यूएस एड की तफ्तीश का मामला, इसकी भी खबरें आ रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तानी जो यूएस एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसके हवाले से इलेक्शन में जो फंडिंग की गई। इसके साथ तहरीक इंसाफ के इंटरनल मामला, बड़े अहम मामला जिसमें अभी तब्दीलियां हुई। बैरिस्टर सैफ को केपी में हटाया गया और शेरफजल मरवत साहब को भी पार्टी से निकाला गया। शेरफजल मरवत साहब को जो पार्टी से निकालने की मैंने तहकीक की, तो मुझे पता चला कि उसमें मामला अली अमीन को गले मिलना या नारे लगाना या बैरिस्टर सलमान अकबर राजा की तकरीर में मुदाखलत नहीं थी। ये असल में मोहम्मद बिन सलेमान का जो दौरा तय हुआ है, उस वजह से तहरीक इंसाफ को ऐसा लगा कि मरवत साहब को इस वक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी सऊदी अरब के खिलाफ जो स्टेटमेंट्स थी, माजी में बयान थे, वो आपको याद होंगे, और ये सऊदी बयान बड़ा अहम था। मोहम्मद बिन सलेमान की ज़ाहिर है पाकिस्तान में आमद हो, और वो इमरान खान जेल में हो, इमरान खान के वो दोस्त हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ कोई ऐसा मामला नहीं चाहती। पंजाब में हमाद अजहर साहब को भी रोपोशी ख़त्म करने का इमरान खान का हुक्म आया कि ये सिर्फ 2 लोगों के लिए, एक मुराद सईद और एक असलम इकबाल साहब। और पंजाब में ही मेहर अब्दुल सत्तार साहब को बड़ी जिम्मेदारी मिलने लगी है। वो अभी मैं तफसील रिवील नहीं कर सकता, लेकिन उनका नाम सामने आ रहा है। और कुछ और लोगों को भी साइडलाइन किया जा रहा है, जिसमें जो 26वीं तरमीम और 24 नवंबर के मामलात में पार्टी के साथ नहीं खड़े हुए, इन लोगों को भी साइड पे किया जाएगा। और नून लीग के अंदर भी शेखुपुरा में जो पहला एहतजाज अलम बगावत मियाँ जावेद लतीफ़ ने उठाया, और ये बड़ा अहम मामला है, क्योंकि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ का भी सचमुच में नूरा कुश्ती नहीं है ये, क्योंकि 13 के करीब तैनातियां मेरे सामने आई, जिसमें सफ़ीर भी हैं, इस्लामाबाद क्लब के डायरेक्टर भी हैं, और बहुत सारी ऐसी तैनातियां हैं जिसमें गश्ती सफ़ीर भी लगाए गए। वो शहबाज शरीफ ने अपनी मर्जी के लगा दिए। तो ये मामला उनका बड़ा ठीक ठाक किस्म का पेचो ताब ले चुका है, लेकिन उसमें देखना क्या है। आखिर में 313 दिन हो चुके हैं। इमरान खान के जो असल टाइगर है, वो इस वक्त टाइगर्स स्वाबी में धरना दिए बैठे हैं। अगर उनका कोई बंदा सुन रहा तो जरूर रब्ता करें। वर्कर्स के लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है हमारा। तो इस वक्त मेरे साथ बरकी साहब मौजूद हैं, और ये बड़े अहम मामलात हैं, इसे डिस्कशन करनी है। बरकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। ये 8 मुल्की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, मुनफरद कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है, इस पे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। इसकी थोड़ी सी अगर डिटेल बता सकें। जी, अस्सलाम वालेकुम सभी साहब और सब सुनने देखने वालों को मेरी तरफ से सलाम। देखें सभी साहब, हमारे ये जो हमने प्लान कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको 8 कंट्रीज से हम इसमें इन टच हैं, और इसका पर्पस है कि हम यहाँ पे मुख्तलिफ ममालिक के, जिसमें कनाडा है, यूएस होगा, यूके है, यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं, उनके लेजिस्लेटर्स को हम वाशिंगटन डीसी में इंशाल्लाह लेके आएंगे, और वो यहाँ पे हमारे लोकल लेजिस्लेटर्स के साथ बैठ के 2-3 जो बेसिक एलिमेंट्स हैं उस पे हम बात करेंगे। रूल ऑफ लॉ इन पाकिस्तान, डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, फ्रीडम इन पाकिस्तान, ये सब चीज़ों पे हम बात करना चाह रहे हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाह रहे हैं। और उसके पॉइंट ऑफ व्यू के बाद हम चाहते हैं कि वो जाके अपने अपने मुल्क में अपने तरीके से वो दबाव क्रिएट करें कि इन चीज़ों को पाकिस्तान में कैसा होना चाहिए। इसकी मैं कुछ डिटेल्स जो है वो अभी आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता। जी जी। आपको वजूहात मालूम ही है कि अगर हम पहले से नाम बता दें, डिक्लेयर कर दें कहाँ कब क्या हो रहा है, तो वो हमारे खिलाफ यहाँ पे कुछ काम शुरू हो जाता है। हमारे जो लोकल एजेंसीज हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के काम। जो लोग हैं जी। वो मुतहरक हो जाते हैं, एम्बेसी समेत।
एम्बेसी भी, जी बिल्कुल, एम्बेसी हमारी वो एकदम से, और हमारे यहाँ पे जो लोकल लेजिस्लेटर हैं उन पे दबाव डालना शुरू कर देते हैं, क्लेम करना शुरू कर देते हैं कि जी ये तो एंटी पाकिस्तान काम हो रहा है, हालांकि इट हैज हम्म, नथिंग टू डू विद एंटी पाकिस्तान। ये सिर्फ फ्रीडम्स के लिए हम काम करते हैं कि जिस तरह बाकी दुनिया के ममालिक में लोगों को फ्रीडम्स हैं, पाकिस्तान में भी वो फ्रीडम जो है वो मुयसर बिल्कुल हो। होनी चाहिए। तो तो ये इंशाल्लाह सरप्राइज, हम ये बड़ा कोई बड़ा हमारा, सरप्राइज होगा सर, इसकी कोई आप डेवलपमेंट्स देख सकते हैं कि इसका कोई ऐसा रिजल्ट आएगा कि इस तरह का मामला डोनाल्ड ट्रंप से कोई किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि इंसानी हकूक पे ये मामलात हैं, जैसे अभी आपके कुछ लोगों की जो फर्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान है उनकी जो विल्सन से भी मुलाकात हुई, जी डेमोक्रेसी पे बड़ी स्टांस, उसका बड़ा सख्त किस्म का स्टांस है कि मिलिट्री को फौरन रिस्टोर करनी चाहिए डेमोक्रेसी। यस सर, देखें सबसे पहला तो यही आप देखें कि ये कहते हैं ना कि किसी भी काम से पहले उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी होती है, कि अब आपने ये देखा कि हमारे बहुत से यहाँ के जो इलेक्टेड लोग हैं और यूके के लोग, लेजिस्लेटर जो हैं, वो ये बेसिकली ये बेसिक टेनेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उस मुल्क में। तो एक दफा जब वो एक्सेप्टेंस आ जाएगी तो फिर उसके मुतालिक बात भी होगी। तो उसके इसीलिए जब जो विल्सन को हम समझते हैं कि बड़ा उसका इम्पोर्टेंट है, उसकी तकरीर भी, उसका लेटर भी, और उसके कांस्टेंट जो वो मैसेजेस भेज रहा है, कि एक क्लियर हो गया स्टैंस इन द यूएस कि भाई देयर इज मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन पाकिस्तान, और उन्हीं को हमने एड्रेस करना है। जो वहां पे सिविलियन गवर्नमेंट है वो इस काबिल नहीं है कि वो फैसले कर सके। और हमारी जो आप अगर देखेंगे कि इंशाल्लाह जब हमारी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होगी तो यही उसका पर्पस होगा कि हम मिलिट्री डिक्टेटरशिप से बाहर निकलें और हम लोगों की इलेक्टेड जो एक गवर्नमेंट है उसको पावर दें, और हमारे ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं ये उनको सपोर्ट करें, द इलेक्टेड ऑफिशियल्स ऑफ दैट कंट्री। बिल्कुल। अच्छा बल्कि साहब 23 दिन हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप को हलफ उठाए हुए। आपको पता है कि एक नैरेटिव सा बिल्ड हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा, फिर वो इमरान खान की तरफ से जो है वो स्टेटमेंट आएगी खान के बारे में, जो अभी तक नहीं आई। अभी जो मेरी सोर्सेज़ से बात हुई, इमरान खान ने ये स्ट्रेट अवे पैगाम भेजा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट ऐसी दे भी तो मुझे इस तरह की रिहाई नहीं चाहिए, ना ही मैं इस तरह रिहा होऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब अगर खान साहब का नैरेटिव ये है, वो तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे, ना वो कहते हैं, ना वो मानते हैं। तो आप लोगों की ये जो काविश है, फिर ये किस सिलसिले में है? आप लोग जो स्टेटमेंट लेना चाह रहे हैं, जो आ भी सकती है और पॉसिबल है कि एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप से इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए, तो फिर जी ये कहाँ स्टैंड करता है? देखिए, मैं एक दफ़ा फिर बड़ा क्लियरली ये स्टेट कर दूं कि हमारा यहाँ पे काम और इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने कभी भी यहाँ पे ये डिमांड नहीं किया कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई स्टेटमेंट दे। हमने जो हमेशा यहाँ पे रिक्वेस्ट की है और एडवोकेट किया है वो ये है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ हो, पाकिस्तान में डेमोक्रेसी हो, पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स जो हैं उनका ख्याल रखा जाए, और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इंक्लूडिंग इमरान खान, उन सबको रिहा किया जाए। तो इट इज, वी आर टॉकिंग अबाउट अमेरिकन पॉलिसी इन पाकिस्तान। हम जब यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की और उनकी टीम की तरफ से कोई मैसेज जाएगा या कोई दबाव जाएगा, तो वो ये नहीं होगा कि आप इमरान खान को रिहा कर दें, वो ये होगा कि आप उस मुल्क के हालात को बेहतर करें, आप वहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट को इजाज़त दें, आपने जो धांधली की है आप उससे पीछे हटें, आपने ये जो लोगों को गिरफ्तार किया हुआ है आप बगैर किसी वजह के आप उनको छोड़ें। ये वाला मैसेज जो है हम बिल्कुल। इंशाल्लाह चाहते हैं। इस पे बल्कि साहब आईएमएफ को जो डोज़ियर दिया गया उमर यूनुस साहब की तरफ से, उस पे इमरान खान ने बड़ी ताकीद की थी और पूरा तफ़सील से है। वो ज़ाहिर है डोज़ियर आईएमएफ को मिल गया है, उन्होंने तो नहीं कहा हमें खत नहीं मिला, उन्होंने तस्दीक की है। अब या इसमें भी सारा इलेक्शन से मुतल्लिक पतन की रिपोर्ट है, जिस पे वो आपको पता है पूरा इलेक्शन बेस करता है। 64 सा आपके वहाँ पे भी 368 अरकान ने मार्च में सबसे पहले बड़ी भारी अक्सरियत से पाकिस्तान के इलेक्शन की तहकीकात का जो धांधली है उसका मुतालबा किया। ये दोनों चीज़ें जोड़कर क्या आप कोई ऐसा केस वहाँ पे लॉन्च कर रहे हैं, कुछ इसकी पेशरफ्त? देखिए बिल्कुल है, क्योंकि देखिए आईएमएफ जो है जैसे भी उसको वो कहा जाए या बताया जाए, आईएमएफ इज अ पॉलिटिकल टूल। जो वहाँ पे आईएमएफ के लोन्स दिए जाते हैं वो पॉलिटिकल रीजंस की वजह से दिए जाते हैं, और हम समझते हैं कि आज से चंद महीने पहले जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे मैनेज कर रही थी तो वो भी आईएमएफ को सर्टेन मैसेजेस देते हैं जिनकी वजह से उनको बताया जाता है कि आपने ये लोन देना है, और उस लोन के साथ कुछ शराइत रखी जाती हैं, और वो हुँ, शराइत हैं जो उस मुल्क को कंट्रोल करती हैं और आप उनको मैनेज करते हैं उनकी वजह से।
अब हम चाहेंगे कि इंशाल्लाह जो हमारी यहाँ पे काविश है कि जब यहाँ से अगर लोन आईएमएफ का पाकिस्तान को मिले तो उसकी शराइत जो हैं वो डिफरेंट हों, उसकी शराइत ऐसी ना हो जिससे मुल्क को, पाकिस्तान को कंट्रोल किया जाए, वो शराइत हों जिससे मुल्क में आज़ादी आए, वो हों जिसमें इन्वेस्टमेंट जो है उसको प्रमोट किया जाए उस मुल्क के अंदर, बजाय इसके कि ये पैसे जो हैं वो डिक्टेटरशिप और वहाँ पे लोगों को, सिविलियंस को दबाने के लिए ये यूज़ किए जाएं। तो बिल्कुल। इसलिए मैं समझता हूँ कि आईएमएफ को ये मैसेज पहुंचना बहुत ज़रूरी था। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टीम आईएमएफ को मिलना भी चाहती थी, लेकिन वो मेरा ख्याल अरेंज नहीं हो सका। वी वांटेड टू हैव अ मीटिंग विद देम एंड प्रेजेंट सब कुछ अपना फर्स्ट हैंड, हम उनको सामने बैठ के ये बात उनसे करना चाहते थे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, लेकिन हमारा मैसेज उन तक बिल्कुल पहुंच गया है और वो जी। इंशाल्लाह वो मैसेज यहाँ पे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी पहुंच गया है। ओह! अच्छा। अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें सर ये जो एस्टेब्लिशमेंट की पर जो अमरीकी दबाव का जो रद्द-ए-अमल है, उसपे मैंने कुछ तहकीक की, कुछ सोर्सेज़ ने भी मुझे कन्फर्म किया कि वो कह रहे हैं हमें इसकी कोई परवाह नहीं। आने दें दबाव जो आएगा हम बर्दाश्त कर लेंगे। हम हम्म। चीन के कैंप में चले जाएँगे, हमारे उनके साथ ताल्लुकात बन जाएँगे। तो आपको लगता है ये अगर जिस तरह कनाडा, मेक्सिको या साउथ अफ्रीका, ये वेनेजुएला ये नहीं बर्दाश्त कर सके दबाव, तो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ये दबाव बर्दाश्त कर लेगी? क्या, कैसे दबाव बर्दाश्त करेगी सर? ये वो एस्टेब्लिशमेंट है जो तो चलती है, इशारों पे चलती है यहाँ पे, यूएस पेंटागन के और यूएस व्हाइट हाउस के। कहने को आप कुछ भी डींगे मार लें, आप बातें कर लें। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें चाइना के साथ अच्छे हालात नहीं रखने चाहिए, हमें दोस्ती रखनी चाहिए, हमें बिल्कुल चाइना से मदद लेनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ मत भूलें कि सबसे बड़ा पार्टनर हमारा ट्रेड का यूएस है। हमारी हाँ। बहुत पुराने रिलेशनशिप हैं, हमारे पाकिस्तान का जो मिलिट्री हार्डवेयर है सारा का सारा वो यूएस बेस्ड है। आप और बच्चे दूसरा उधर हैं, सारे असासे उधर हैं, छुट्टियाँ उधर हैं, खानदान की यस, नेशनैलिटियाँ उधर हैं, सारा कुछ यस, उधर ही है। चाइना तो कोई नहीं रहता बिल्कुल, जाके। बिल्कुल, रिटायर होके सबने इधर ही आना होता है, चाइना तो कोई नहीं जाता रहने के लिए। तो ये कहने की बातें हैं, यूएस का दबाव आप बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। एक एक छोटा-सा मैसेज भी जाएगा तो इस्लामाबाद जो है वो हिलने लगेगा। जी। इट इज़ अच्छा सैड, इसमें इट इज़ अनफॉर्च्यूनेट, लेकिन ये फैक्ट है। जी, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पेंटागन के आपको पता है जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे, वो ज़ाहिर है डीप स्टेट वो जो इनके आपस में इकट्ठे होते हैं। अब ये जो बाय आउट करके ट्रंप ने बहुत सारे जो सीआईए में सफाई कर दी, हुँ, जो हुँ। सारे जो मेन बंदे थे इनके वो तो चले गए हैं तकरीबन। तो यस। अब आपको लगता है कि इनके कोई वाली वारिस वहाँ पे नहीं रहे बिल्कुल भी, अभी भी कुछ लोग हैं जो इनकी सपोर्ट करते हैं? देखिए, अभी होंगे, ज़रूर होंगे। देखिए जी, पूरी की पूरी क्लीन अप तो नहीं होती, इट टेक्स टाइम। बड़ा फ लगता है, हाँ। बल्कि आज ही खबर आई है जो द डोनाल्ड लू को हटा दिया गया, उसकी जगह पॉल कपूर है एक, उनको वो पोज़ीशन जो है वो दी जा रही है। जो कि समझा जाता है कि बड़ा साउथ एशिया पे बड़ा हार्डलाइनर है वो, इंडियन ओरिजिन का शख्स है वो, और वो पाकिस्तान पे बड़ी सख्त नज़र उस रखता है। तो दैट वुड बी अ डिफ़िकल्ट पोज़ीशन नाउ कि वो डोनाल्ड लू की तरह सडनली आप डोनाल्ड लू को कह के और पाकिस्तान की रिजीम चेंज नहीं करा लेंगे। पॉल कपूर जो है वो डिफरेंट नज़र से देखेगा पाकिस्तान को। तो इस तरह की हुँ। जो अपॉइंटमेंट्स हैं, तुलसी गैबर्ट का आपने नाम लिया था, वो भी इसी तरह की हॉक है। वो भी साउथ एशिया को और ख़ास तौर पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को बड़ी तनकीद की नज़र से देखती है। बहुत ज़्यादा यू नो डाई हार्ड बिल्कुल, तो बड़ी हार्डलाइनर है उसके तो रूस के साथ जी, भी आपको पता है। अभी हाँ अच्छा जी। ये बताएँ सर कि ये पॉल कपूर या इस तरह के लोग जो इंडियन वहाँ पे जो काफ़ी डोमिनेंट आकाश पटेल है, बहुत सारे लोग जो उसमें लॉबिंग में आ चुके हैं। या ये इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कैसे देखते हैं? क्या ये समझते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है ये बेहतर है उनके लिए या इनके लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स बेहतर होती हैं? देखिए जी, ये तो अब द पॉलिसी जो है वो सर डिक्टेट होती है फ्रॉम द टॉप, जो असली जो सच बात है। जी। ये जब सब लोग हैं, ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए होते हैं। इनको एक पॉलिसी लाइन दी जाती है कि भई ये हमारी सर्टेन एरिया में पॉलिसी होगी, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो हुँ। ये नहीं हम कह सकते कि जो अपॉइंटमेंट में पॉल जैसे लोग हैं या कोई भी वो अपनी पॉलिसी बनाएँगे। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो अल्टीमेट पॉलिसी लाइन जो है वो व्हाइट हाउस से आएगी, और जो हमारी जो कमेटीज हैं, जैसे फॉरेन सर्विसेज कमेटी है, आर्म्स की कमेटी है, वो डिसाइड करती हैं कि हमने किस एरिया में, किस रीजन में हमने कैसे बिहेव करना है, और किस तरह से हमने उनको, क्या इनकी डिमांड्स होंगी उस रीजन के लिए कि आप हमारे लिए क्या करें। सो हुँ। इट विल टेक अ लिटिल टाइम,
अभी अच्छा, इसमें तो रीजन में सर अगर रीजनल पॉलिटिक्स पे देखें तो अभी रशिया के साथ जैसे रूस के साथ पुतिन की आज बड़ी लंबी चौड़ी बात हुई, इसमें यूक्रेन का मामला भी हल होगा। उसमें ज़ाहिर है यूक्रेन का मामला हल हो गया तो फिर सारे मामलात ही हल हो जाएँगे। इसमें जो ख़ास तौर पर नेटो से पाकिस्तान इमदाद भेजता था यूके के थ्रू या यूरोपीय यूनियन के थ्रू, या वो भी अब ज़ाहिर है अब ज़रूरत नहीं उन्हें पड़ेगी। और जो इमरान खान का दौरा भी था रूस का, और अगर हम्म, पुतिन भी ज़ाहिर है भूलता नहीं है, ज़ाहिर है उनको टाइम का इंतज़ार होता हम्म, है, टाइम आ गया उनका। या तो आपको क्या लगता है कि ये पॉलिसीज़ रीजन की जो शिफ्ट है वो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। देखें जी, मैं समझता हूँ कि एक मेजर इंग्रेडिएंट जो था हमारी रिजीम चेंज का वो यूक्रेन था। हुँ, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बड़ा पाकिस्तान पे इन्हिसार था कि पाकिस्तान जो है आर्म्स जो है स्मॉल आर्म्स ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान सप्लाई कर रहा था यूक्रेन को, हमारी फ़ौज जो है वो सपोर्ट कर रही थी उस सारी जंग को। और सडनली अगर वो जंग बंद हो जाती है तो उनको पेंटागन को भी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं रह जाती उसके बाद उस एरिया में। हुँ। तो दैट रियली मेक्स अ चेंज। और दूसरा, और हम समझते हैं कि पुतिन की और प्रेसिडेंट ट्रम्प के रिलेशनशिप जो है वो बेहतर होगा। और अगर वो रिलेशनशिप बेहतर होता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान पे उसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि पुतिन, जैसे आपने कहा, विल रिमेंबर कि उनका रशिया को और पुतिन को यूज किया गया इमरान खान को रिजीम चेंज के अंदर। ये इल्ज़ाम लगाया बिल्कुल, गया इमरान खान के ऊपर कि आप वहाँ पे गए थे, इसलिए ये रिजीम चेंज किया जा रहा है। बिल्कुल, तो उस वक़्त वो आई बोलने की ज़ाहिर है सलाहियत नहीं थी, वो पूरी दुनिया के जी, साथ लड़ रहा था। तो अब तो जी, ख़ैर उनका मामला हल हो गया, तो फिर ज़ाहिर है उन्होंने फिर ढूँढ-ढूँढ के अपने बदले लेने। जिस तरह अभी डोनाल्ड ट्रम्प की हर स्पीच में देखें तो वो बार-बार बाइडेन का रेफ़रेंस देता है कि जी। बाइडेन के रिजीम ने ये किया, बाइडेन ने वो किया। हुँ, तो वो जो रिजीम चेंज ऑपरेशंस हैं, जिसके लिए ख़ास तौर हुँ, पर यूएस एड एक बहुत बड़ा टूल इस्तेमाल होता रहा। अब उसकी भी जो इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो गई है, $50 बिलियन डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि ये एक हुँ, बहुत बड़ा अमेरिकन हिस्ट्री का स्कैंडल है, एक बहुत या बड़ा होक्स था उसमें। तो उसपे भी कोई इलेक्शन में भी 15 मिलियन दिए गए थे और भी फंड किए गए थे छोटी-छोटी ऑर्गनाइज़ेशंस को। देखें उसपे भी ना, कोई आपके पास बिल्कुल होगा जी इम्पैक्ट। और यहाँ पे बड़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है लोगों की यूएस स्टेट के मुतालिक, लोकल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि इसको टैक्स नापसंद पेयर्स करते हैं लोग। वो कहते हैं टैक्स कि पेयर्स इट्स की अ बात। टैक्स पेयर्स की, इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज है हमारा, हमें इनसे कुछ नहीं मिल रहा। और अगर आप वैसे देखें यूएस एड को, इवन आईएमएफ को, टू अ सर्टेन एक्सटेंट, ये सब कहाँ, ये सब फंड जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए यूज होते हैं। ये उन हुँ, मुल्कों में जाके वहाँ की रिजीम्स जो हैं उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। और ख़ास तौर पे यूएस एड जैसी तो बिल्कुल, वो तो एनजीओज़ को सपोर्ट करते हैं। आपने सुना ही होगा शेरी शेरी रहमान रम साहिबा, जो कि एक फैशिस्ट रजीम का की अहलकार बनी हुई हैं, वो वहाँ पे डेमोक्रेसी के नाम पे $5 लाख लेके खा के बैठी हुई हैं, जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी लाएँगी। इसी तरह $15 मिलियन हमारे इलेक्शन इलेक्शन पे हैं। कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया, जिन्होंने पाकिस्तान में गंदा तरीन धांधली भरा लूट लिया इलेक्शन सर, कराया। पूरा इलेक्शन ही खा गए वो तो। जी हाँ। बिल्कुल, तो ये सब फैक्ट्स और फिगर्स अब उनके सामने हैं यहाँ के लोगों के और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के, और हम उन्हें प्रोवाइड भी कर रहे हैं ये सब चीज़ें, कि वो देखें कि वाक़ई ही यूएस एड जो है, अगर इसको यूज़ करना है तो इसके आपको जो रूल्स हैं वो चेंज करने पड़ेंगे। और ऐसे नहीं कि आप सडनली यहाँ से कुछ चंद ब्यूरोक्रेट बैठ के और उसको वहाँ पे अपने मकसद के लिए यूज़ करें। बिल्कुल। जो विल्सन के साथ जो आज फर्स्ट ग्लोबल पाकिस्तान की भी गुफ्तगू तीनों हुँ, वफ़्द मिले डॉक्टर वक़ार या मलिक साहब हैं, उस्मान मलिक या साहब और बाकी उस्मान, उनके साथ 2 नगमाना और एक और या साहब है उनका नाम मुझे नहीं याद आ हुँ, रहा। इन 3 लोगों हुँ, की जो मुलाकात है उसमें भी मैग्निस्की लॉ का ज़िक्र हुआ और जो इंडिविजुअल सैंक्शंस का ज़िक्र हुआ, यस। असासे मंजूमद करने का ज़िक्र हुआ। तो अगर हुँ। ये मेरे ख़्याल में तीसरा चौथे मरहले पे जाके बारी आएगी, पहले सफ़ारती ताल्लुकात से ही बातचीत होगी। या देखिए, वो हमारी थ्रस्ट जो है ना जी, अबाउट इंडिविजुअल सैंक्शंस थ्रू मैग्निट्स्की लॉज के थ्रू, वो हमारी जो है स्ट्रगल जारी है और हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। इट इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस, लेकिन इंशाल्लाह हम उस पे पूरी कोशिश करते रहेंगे, रिगार्डलेस कि वो पाकिस्तान के हालात किधर जाएं। देखें, जो जुल्म उस मुल्क में हो चुका है वो कोई भूलने वाला नहीं है। ये नहीं बिल्कुल हो सही बात। सकता कि कल को आप सडनली कहें कि जी अब एवरीथिंग इज फाइन, ये ऐसे नहीं है। तो मैं एक तो दाद दूंगा हमारी जो टीम है पाकिस्तान ग्लोबल की, उस डॉक्टर उस्मान एंड अदर्स जो वहाँ पे वो एडवोकेसी कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वो हमारा पैगाम जो है वो पहुँचा रहे हैं वहाँ पे टू दी लेजिस्लेटर्स। और आप इसमें देखें कि जो विल्सन का आपने जिक्र किया, कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो विल्सन ने अपनी तकरीर में भी, अपने लेटर्स में भी, और कुछ और लेजिस्लेटर्स ने भी अब डायरेक्टली, कांग्रेस के अंदर भी उसने स्पीच दी है प्रॉपर, जी, पूरी एक जी, स्पीच थी कांग्रेस में।
जी, उसने तकरीर की और उसमें डायरेक्टली उसने मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात की वहाँ पे। तो ये एक एक्सेप्टेंस है यहाँ पे हमारे लेजिस्लेटिव लेवल पे जो आ गई हुई है कि अब ये वो जो एक फसाड खड़ा किया हुआ था ना वहाँ पे कि नहीं जी वहाँ तो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो ख़त्म हो गया है। अब सबको पता है कि वहाँ पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप है जो कि अनाउंस नहीं की हुई आपने बट है कंट्रोल उन्हीं का है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक्सेप्टेंस बहुत अच्छा एक फैक्टर है। अब इसका अगला स्टेप है कि उसको मिलिट्री डिक्टेटरशिप को अटैक किया जाए और उनको ये बताया जाए कि झूठ मत बोलो, वी नो यू आर इन कंट्रोल और आप ही लोग मैनेज कर रहे हो उस मुल्क को। तो अभी जो आपके एक कांग्रेसमैन की स्टेटमेंट जो विल्सन की, उसके बाद क्या ये रिपल इफेक्ट बनेगा, मतलब और लोगों तक जाएगा, उसके बाद और फैलेगा, या इसका नेक्स्ट जी, प्रोसेस क्या होगा? इंशाल्लाह जी और भी हमारे जो हम वही होता है कि वी ट्राई टू रीच आउट बहुत से लोगों को जो जो हिम्मत करके बात करते हैं और ये बात हमने भी अभी शुरू ही की है ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप वाली करनी और नाम लेके इन लोगों की सैंक्शंस के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि और ये कॉन्फ्रेंस भी हम इसीलिए करवा रहे हैं कि ये बात सामने ओपनली मीडिया के सामने आए कि पाकिस्तान में असल रूलर कौन है। इट इज हाँ, नॉट द इलेक्टेड पीपल ऑफ जो गवर्नमेंट है। जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो तो बाहर जेलों में बैठी हुई है और ये जी। हुकूमत जो है इस वक्त ये फौज के हाथ में है। आखिरी एंड सवाल इसमें बरकी साहब, ये यूरोप से जो आपको पता है वहाँ पे यूरोपीय यूनियन का बड़ा इम्पैक्ट है, सारी अदालतें वगैरह भी वहाँ पे हैं। जी यूक्रेन का मामला भी हल हो जाएगा अगर अमेरिका से भी उनकी जो पॉलिसी बनती है यूरोप वही फॉलो करता है। वहाँ से जो इम्पैक्ट है और मोहम्मद बिन सलमान का जो दौर है, ये 2 चीज़ें आपको कैसे इंटरनेशनल उसपे रिलेशंस में? देखिए दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन जो है और यूरोप का सारा एरिया जो है वो डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करता है क्यों आपने देखा कि आईसीजे है, आईसीसी है, क्रिमिनल कोर्ट, सारी चीजें बहुत सी बॉडीज यूनाइटेड नेशंस की जो है वो ब्रसल्स से वहां से ऑपरेट करती हैं। जी, जी। तो उनका उनकी नज़र बहुत गहरी है ऑन ह्यूमन राइट्स और सिविल राइट्स के ऊपर जो कि पाकिस्तान में टोटली इस वक्त डिस्ट्रॉय हो चुके हुए हैं। बिल्कुल तो सही बात। वो लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से इसको देखते हैं बजाय यूएस के। यूएस लुक्स एट अ डिफरेंट अपने मकसद के हिसाब से पॉलिसी को देखता है किसी मुल्क के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि यूरोपियन यूनियन के जो ममालिक हैं उनकी तरफ से दबाव बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर जैसे हम देख रहे हैं आपने कहा कि मोहम्मद बिन सुल्तान भी वहाँ पे जा रहे हैं जो कि और जो उनका मिडल ईस्ट से अगर ताल्लुक है जी, जी। उनका जो ताल्लुक है यूएस के साथ वो बिल्कुल डिक्लेयर्ड है। उसको हम कोई भी उसको इग्नोर नहीं कर सकता जी, कि ये उसकी जो मैंने जो ये मैंने इसलिए कहा ना कि अभी नजीम सेठी साहब ने एक दावा किया था एक प्रोग्राम में कि जी मोहम्मद बिन सलमान को शहबाज शरीफ वगैरह ने राम कर लिया है, कि जी हमारी ट्रंप से बात हो गई, अब हमें कोई मसला नहीं है। तो ट्रंप मोहम्मद बिन सलमान के खान के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे और ज़ाहिर है ट्रंप के साथ भी। तो फिर ये इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बन जाएगा। देखिए जो भी कोई क्लेम कर ले बट द फैक्ट हाँ, रिमेन्स सही के बात। जितने भी सऊदी कह लें, यूएई कह लें, जॉर्डन है और कुछ ममालिक हैं वहाँ के, वो सारे प्रॉक्सीज हैं ऑफ द यूएस। उनकी पॉलिसी उनकी उनकी जो है स्टेटमेंट्स मतलब जो एक स्टेटमेंट्स ऑन वर्ल्ड अफेयर्स वो सारी यहाँ से यूएस से वेट होके जाती हैं और वो बिल्कुल सही। सब होती हैं इन दी इसराइल के तनाजुर में कि आपने इसराइल के मुताबिक बात करनी है। अनफॉर्चुनेट है लेकिन दैट इज हाउ द वर्ल्ड अफेयर्स आर वर्किंग राइट नाउ। अनफॉर्चुनेट बिल्कुल और सही। कोई भी ये अगर समझे कि मोहम्मद बिन सुल्तान कोई ऐसी आके स्टेटमेंट या कोई बात करेंगे जो यूएस पॉलिसी की अगेंस्ट होगी तो आई डोंट थिंक दैट्स दैट ट्रू। वोंट वर्क, बिल्कुल सही। बरकी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। आई विल बी इन टच विद यू सर। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।